टुकड़ों पर था ना तुझे घमंड, अब ना रहेगा बांस और ना ही बजेगी बांसुरी। अरे वही तो, इसके माँ बाप मर गई और इसे हमारे सिर छोड़ गई। अब खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या देख रही है, चल जाए यहाँ से, मेहमान आने वाले हैं, उनके आने की तैयारी कर। फिर संजना रोते हुए वहाँ से किचन में चली जाती है और कुछ ही देर में नेहा के फ्रेंड्स घर आते हैं। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन हम लोग पहली बार तेरे घर आए हैं, कुछ खिलाएगी नहीं क्या? अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, रुक मैं अभी मंगवाती हूँ। अरे ओ नौकरानी किचन में ही मर गई क्या, कुछ बनाया है या नहीं? नेहा की आवाज सुनकर किचन में खड़ी संजना, नहीं नहीं बनाया है, मैं अभी लेकर आती हूँ। इतना कहकर संजना तुरंत नाश्ते की प्लेट लेकर हॉल में आती है और नेहा के सभी दोस्तों को देती है। अरे नेहा तेरे घर पर नौकरानी भी है, तूने हमें बताया नहीं। क्या नौकरानी? हाँ अब तुम लोग नौकरानी ही समझ लो, क्योंकि हमारे घर में इसका दर्जा एक नौकरानी की तरह है। क्या मतलब है तेरा? अगर नौकरानी नहीं है तो इस तरह से क्यों रहती है ये? अरे जब इसका दर्जा नौकरानी से भी कम है तो इसी तरह रहेगी ना। पता नहीं किसका खून है, मेरे मम्मी पापा के सिर पर गई है। हमारी बातें क्या सुन रही है, जा यहाँ से। फिर संजना अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। सब लोग मुझे ऐसा क्यों कहते हैं, आखिरकार मेरी क्या गलती है? ये सोचते हुए संजना जा रही थी कि तभी वो कमरे के बाहर सरला देवी से टकरा जाती है और उसका दुपट्टा नीचे गिर जाता है। तेरा दुपट्टा कहाँ है? तुझे कितनी बार कहा है बिना दुपट्टे के घर में मत घुमाकर बेशरम कहेगी। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैंने दुपट्टा लिया था, वो गलती से नीचे गिर गया। आइंदा ये दुपट्टा अगर तेरे शरीर से हटा तो मैं इसे तेरे गले पर लगाकर तेरा गला दबा दूंगी, याद रखना मेरी बात को। अब निकल यहाँ से। जी जी आइंदा मैं ध्यान रखूंगी। इतना कहकर संजना अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर बैठ जाती है। आखिरकार मुझे ये सब क्यों सहना पड़ता है, सारी रोक टोक सिर्फ मेरे लिए क्यों है? इन्हीं रोक टोक के साथ संजना कुछ दिन बिताती है और फिर एक दिन, सब्जी ले लो, सब्जी ताजी ताजी सब्जी ले लो, अच्छी सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। सब्जी वाले की आवाज संजना सुनती है। लगता है बाहर सब्जी वाला आया है, जाकर तुरंत सब्जी ले लेती हूँ वरना मामी मुझ पर ही गुस्सा करेंगी। यह सोचकर संजना बाहर तुरंत सब्जी लेने जाने लगती है। देखो देखो माँ, ये बाहर लड़कों से बातें करने जा रही है, दोपहर का समय है ना, इस वक्त बाहर लड़के बैठे रहते हैं। नहीं नहीं मैं तो बस सब्जी लेने। कोई जरूरत नहीं है, रोहित को बोल दे वो चला जाएगा। इतना कहकर शकुंतला संजना को वहाँ से भेज देती है और तभी, माँ मुझे नाइट पार्टी में जाना है, आज रात को आने में थोड़ी देर हो जाएगी। हाँ हाँ ठीक है, जा मजे कर। वहीं दूसरी तरफ, रोहित बाहर से सब्जी ला दे, मामी ने कहा है। दिखाई नहीं दे रहा क्या? मैं गेम खेल रहा हूँ, मैं नहीं जाने वाला। लेकिन मामी ने कहा है। अच्छा ठीक है मैं उन्हें बता देती हूँ। अच्छा ठीक है, चला जाऊंगा, अब जा यहाँ से। फिर संजना अपने घर में कामों में लग जाती है। फिर रात को, अरे ये क्या, रोहित ने तो सब्जी ही नहीं ली, अब मैं खाने में क्या बनाऊं? तभी वहाँ शकुंतला, नेहा और रोहित आते हैं। ये क्या कहा तूने, अब तक खाना नहीं बनाया और सब्जी कहाँ है? मैंने रोहित को कहा था लेकिन। नहीं माँ, इसने मुझे कुछ भी नहीं कहा था, ये झूठ बोल रही है। अच्छा तो तू अब मेरे बेटे पर झूठा इल्जाम लगा रही है, रुक अभी तुझे बताती हूँ। फिर शकुंतला तुरंत संजना के कान खींचती है। छोड़ो ना माँ, आज हम बाहर से खाना मंगवा लेंगे। फिर नेहा तुरंत बाहर से खाना मंगवाती है और पूरा परिवार बाहर का खाना खाता है। बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, और वैसे भी एक दिन भूखी रह लेगी तो मरेगी नहीं। हाँ वरना किचन में कुत्ते को डालने के लिए बासी रोटी रखी है, उसे जाकर प्याज के साथ खा लो। इस तरह खाना न मिलने की वजह से संजना को भूखा ही सोना पड़ता है। और फिर अगले दिन, कितना अच्छा शो है, मजा ही आ गया। तभी शकुंतला वहाँ आती है और संजना के हाथ से टीवी का रिमोट छीन लेती है। तेरे अंदर बिल्कुल शर्म ही नहीं है ना, इस तरह हॉल में दांत फाड़ फाड़ कर हंसा रही है बेशरम लड़की। मामी वो तो मैं बस टीवी। घर के मर्द आ गए हैं, कोई खुद के बाप भाई के सामने ऐसे बैठता है? ढंग से बैठना भी नहीं आता है क्या? आज के बाद घर के मर्दों के सामने मत आना, समझी तू? ये सुनकर संजना वहाँ से चली जाती है। फिर रात को, अच्छा हुआ मैंने नेहा का नाइट सूट पहन लिया, वरना फटे कपड़ों में कैसे सोती। तभी वहाँ शकुंतला आती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई नाइट सूट पहनने की? तू इस तरह के कपड़े नहीं पहन सकती। मामी वो नेहा के ही तो हैं कपड़े। तू बिन माँ बाप की बेटी जो मेरे सिर पर बुरे साए की तरह सवार है, वो मेरी बेटी से खुद को कंपेयर करेगी? शक्ल देखी है तूने अपनी? खोल इसे। फिर संजना डरते हुए तुरंत नाइट सूट खोलकर अपना सूट पहन लेती है। और फिर इसी तरह एक दिन, जल्दी जल्दी सारे कपड़े उतार देती हूँ, फिर घर का सारा काम भी करना है। तभी नीचे एक छोटे बच्चे का बाइक से एक्सीडेंट हो जाता है। माँ! छत से एक्सीडेंट होता देखकर संजना तुरंत दौड़ते हुए नीचे राजू के पास जाती है। हे भगवान, इसके सर से तो बहुत खून बह रहा है, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा।
नहीं नहीं, रहने दे संजना। हाँ, हॉस्पिटल बहुत दूर है, तेरे घर वाले तुझे छोड़ेंगे नहीं, तुझे तो घर से बाहर निकलना ही मना है, लेकिन इस वक्त इस बच्चे की जान बचाना मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। इतना कहकर संजना तुरंत उस बच्चे को अपनी गोद में लेकर रिक्शा करती है और हॉस्पिटल पहुंचती है। डॉक्टर इसका एक्सीडेंट हो गया है, आप प्लीज जल्दी से ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। देखिए, आप परेशान मत होइए, हम अभी ऑपरेशन शुरू करते हैं। इतना कहकर डॉक्टर तुरंत राजू को लेकर ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं और ऑपरेशन शुरू होता है। प्लीज भगवान, आप उस बच्चे की जान बचा लीजिएगा। तभी कुछ देर में डॉक्टर बाहर आते हैं। आप घबराइए मत, अभी वो ठीक है। वैसे आप कौन है उस बच्चे की? नहीं, मैं उसकी बहन नहीं हूँ, बस उसे इस तरह देखकर हॉस्पिटल में आ गई। तभी वहां नर्स और साथ में एक और डॉक्टर आते हैं। देखिए, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, ओ पॉजिटिव ब्लड नहीं मिल रहा है। क्या? हे भगवान, अगर मल्होत्रा जी के बेटे को कुछ भी हो गया, वो इस हॉस्पिटल को छोड़ेंगे नहीं। मैंने हर जगह हर ब्रांच में पूछ लिया है, लेकिन ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कहीं है ही नहीं। मेरा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, आप मेरा खून ले लीजिए। लेकिन इस तरह अचानक हम किसी का ब्लड नहीं ले सकते। सर, अभी बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, 1 घंटे के अंदर हमें नहीं मिलने वाला ओ पॉजिटिव ब्लड। नर्स की बात सुनकर डॉक्टर संजना का ब्लड लेने के लिए मान जाते हैं और संजना मल्होत्रा साहब के बेटे सिद्धांत को अपना ब्लड देती है, जिसमें शाम हो जाती है। थैंक यू सो मच, आज आपने हमारी बहुत बड़ी मदद कर दी। खून देने के बाद अब आप थोड़ी देर यहाँ रहिए ताकि हम आपको पानी चढ़ाकर टैबलेट दे सकें। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे घर जाने में देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर संजना तुरंत अपने घर के लिए निकल जाती है। वहीं घर में, अरे न जाने वो करमचली अब शगुनी कहाँ चली गई। एक बार घर आ जाए मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। न जाने किसका खून है, इतनी बड़ी कलंकनी है कि पैदा होते ही अपने माँ बाप को खा गई और फिर इसने जिसे गोद लिया बड़े होते होते उसे भी निकल गई। इसकी वजह से तो हमारे खानदान का नाम डूब जाएगा। न जाने किसके साथ मुंह काला करवाने गई है। तभी कपड़ों पर खून लगे संजना घर आती है। कहाँ गई थी, किसके साथ मुंह काला करवा कर आई है? नहीं, मैं किसी के साथ नहीं गई थी, वो तो यहाँ एक छोटे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था, तो मैं बस उसे हॉस्पिटल। हाँ, हमारे सिर पर तो बेवकूफ लिखा है, जो तू हमें झूठ बोलेगी और हम मान जाएंगे। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही, आप लोग मेरी बातों का विश्वास कीजिए। तभी सरला देवी आगे बढ़ती है और संजना को एक चांटा खींच कर लगाती है, जिससे संजना रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। क्यों मेरे साथ ये सब कुछ होता है? आखिरकार इतनी बंदिशें मेरे ऊपर ही क्यों है? न जाने अगले जन्म में मैंने कौन सा पाप कर दिया था। ये सोचते सोचते संजना रोते रोते सो जाती है और इन्हीं बंदिशों के साथ कुछ दिन बीतते हैं। फिर एक दिन, घर के बगल में मंदिर है, कम से कम वहाँ तो जा सकती हूँ। मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए संजना सिद्धांत नाम के एक लड़के से टकरा जाती है। एक्सक्यूज मी, आपकी पूजा की थाल गिर गई, ये लीजिए। सिद्धांत की आवाज सुनकर संजना तुरंत घबरा जाती है और पूजा की थाल लेकर बिना पूजा किए वहां से चली जाती है। अरे ये लड़की इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रही थी? इस तरह हैरान मत होइए, ये लड़की ऐसी नहीं है, बल्कि अपने परिवार वालों की वजह से परेशान है। क्या मतलब है आपका? अरे दरअसल जब ये लड़की पैदा हुई थी तभी इसके माँ बाप मर गए थे और फिर इसे जिसने गोद लिया वो इसके अच्छे फ्यूचर के लिए इसके मामी मामा के घर पढ़ाई के लिए गांव से शहर भेजा। तो इसकी ऐसी हालत क्यों है? क्योंकि जब उसके सौतेले माता पिता भी मर गए तब इसकी मामी ने इस पर अत्याचार शुरू कर दिया। दिल की बहुत अच्छी है, अभी हाल फिलहाल में ही एक बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था, उसे उसने अस्पताल पहुंचाया था, साथ ही वहाँ किसी को खून भी दिया था। अरे मतलब यही थी वो लड़की जिसने सिद्धांत को खून दिया था। फिर से जाकर थैंक यू जरूर बोलना चाहिए। फिर सावित्री साथ ही सभी लोग संजना के घर पहुंचते हैं, जहां मंदिर गई थी या नैन मटक्का करने? बालकनी से मैंने सब देख लिया है। नहीं वो शकुंतला संजना की बात सुने बिना संजना का हाथ मोड़ने लगती है और ये सब घर के बाहर से सावित्री देख रही थी। बेचारी के ऊपर कितने अत्याचार होते हैं, हम इसे इस तरह यहाँ रहने के लिए नहीं छोड़ सकते। क्यों ना हम इसे अपने खानदान की बहू बना ले? हाँ, क्योंकि इतनी अच्छी दिल की बहू हमें कहीं नहीं मिलेगी। ये सोचकर सभी लोग घर के अंदर जाते हैं और रिश्ते की बात करते हैं। हाँ ले जाओ, वैसे भी हमारी छाती पर बोझ ही है, लेकिन इसके बदले हमें क्या मिलेगा? क्या मतलब है आपका? यही कि इसके बदले हमें कुछ पैसे चाहिए, फिर आप लोग उसको चाहे जो भी कीजिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं। ये सुनते ही सभी सोच में पड़ जाते हैं कि तभी वहां संजना आती है और सभी को चाय देती है। ये क्या, आपके हाथों में ये निशान कैसा? नहीं कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही। जरूर ये मारने के निशान ही है, इसने मेरी मदद की है, मैं इसे इस तरह घुट घुट कर जीते हुए नहीं देख सकता।
ये सोचकर सिद्धांत अपने परिवार वालों को पैसे देने के लिए मानता है और पैसे देकर सिद्धांत साथ ही संजना की शादी तय हो जाती है, जिसके बारे में संजना को भनक तक नहीं लगती। मेरे मायके में ही मेरे ऊपर इतनी रोक टोक, इतनी बंदिश है ना, न जाने ससुराल में मेरा क्या होगा, न जाने बाहर के लोग कैसे होंगे। इस सोच के साथ संजना और सिद्धांत की शादी हो जाती है, जिसका पूरा खर्चा संजना के ससुराल वाले उठाते हैं। फिर गृह प्रवेश के वक्त, बहू तुम अपने दाहिने पैर से शुभ कलश को गिराकर घर में गृह प्रवेश करो। फिर संजना दाहिने पैर से कलश गिराकर घर में गृह प्रवेश करती है। वैसे आपकी बहू देखने में तो बड़ी गरीब लग रही है। आप लोग इतने अमीर होने के बावजूद भी इस गरीब घर की लड़की को क्यों ले आए हो? लगता है बेटे में ही खोट होगा, तभी तो बिना दहेज के शादी करवा दी है अपने बेटे की। हाँ, करवा दी शादी, क्योंकि मैं अपने बेटे को दहेज लेकर देना चाहती हूँ, आप लोगों की तरह। सावित्री की बात सुनकर सभी औरतों का मुंह बंद हो जाता है। माँ जी, बात तो सही है। आखिरकार इस गरीब घर की लड़की को हमारे खानदान की बहू बनने की क्या ही जरूरत थी? इस बारे में हम तो बाद में बात करेंगे। बहुत थक गई होगी, उसे उसके कमरे में छोड़ दो। फिर निशिता संजना को उसके कमरे तक पहुंचाती है और बेड पर लेटते ही संजना गहरी नींद में सो जाती है। फिर अगली सुबह, आज तो मेरी पहली रसोई है, भगवान सब संभाल लेना। ये सोचकर संजना किचन में पहुंचती है, तभी वो देखती है कि सभी लोग पहले से ही किचन में काम कर रहे हैं। अरे आ गई भाभी आप? हाँ, तो आज मेरी पहली रसोई है कि सभी को थोड़ा इम्प्रेस करना है ना। नहीं नहीं, वो दरअसल, अरे बहू घबरा मत, वो सब मस्ती कर रहे हैं। अच्छा मैं जा रही हूँ, तुम सब मिलकर खाना बना लो। इतना कहकर सावित्री वहां से चली जाती है और संजना सभी की मदद से अपनी पहली रसोई की रस्म में टेस्टी पकवान बनाकर सभी को खिलाती है। वाह, आपने क्या खाना बनाया है? ऐसा लग रहा है कि पिछले जन्म में शेफ थी। तेरे हाथों का खाना खाकर तो मन तृप्त हो गया। हाँ हाँ, और तारीफ करो। न जाने इन लोगों को इस गरीब लड़की में क्या क्या ही अच्छा दिख गया जो इसे अपने खानदान की बहू बना ली। तेरी पहली रसोई का गिफ्ट, सच में तूने बहुत अच्छा खाना बनाया है। फिर एक एक करके सभी संजना को अलग अलग तोहफे देते हैं और इस तरह उसकी पहली रस्म खत्म होती है। और फिर शाम को, अरे बहू तू इतनी सहमी हुई क्यों है? ये तेरा घर है, आराम से यहाँ खुल कर रहे। लगता है बहू इस घर में नई नई आई है, इस वजह से थोड़ी डरी हुई है। बहू एक काम कर, तू सिद्धांत के साथ बाहर कहीं घूमने चली जा। अरे लेकिन अब मना करने का झूठा नाटक मत करो, जाओ देवर जी के साथ थोड़ा घूम कर आओ। फिर सभी की बात सुनकर संजना सिद्धांत के साथ बाहर घूमने जाती है और कुछ देर बाद, रात के 2 बज रहे हैं और अभी तक हम लोग घर के बाहर हैं। चलिए घर चलते हैं। अरे तुम इतना घबरा क्यों रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अच्छा चलो हम तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम खाते हैं। फिर संजना और सिद्धांत पूरी रात घूमते हैं, मस्ती करते हैं और देर रात तक बाहर रहते हैं, जिसकी वजह से अगले दिन संजना को उठने में देर हो जाती है। हे भगवान जी, क्या सुबह के 10 बज गए हैं? अब क्या होगा? मुझे तो बहुत डांट पड़ेगी। ये सोचकर संजना घबराकर लड़खड़ाते हुए किचन में पहुंचती है। अरे अरे संभल कर बहू, तू इतनी घबराई हुई क्यों है? मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मेरी नींद नहीं खुली। अरे तो क्या हो गया बहू, ये तेरा ही अपना घर है, जब मन करे तो तब आराम से उठ, और इतना क्यों घबरा रही है? मैं तो तेरे कमरे में नाश्ता लेकर ही आ रही थी, बैठ और नाश्ता कर ले। ये सुनकर संजना रिलैक्स करती है और फिर नाश्ता करके घर के कामों में लग जाती है। फिर शाम को, भाभी चलिए हम शॉपिंग पे चलते हैं। हाँ, आप 1-2 दिन में इस तरह की पुरानी साड़ियाँ पहन रही हैं, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, आप चलिए हमारे साथ। संजना की दोनों नंद संजना को लेकर मॉल पहुंचती हैं। अरे आप पैसों की चिंता मत कीजिए, मेरी भाभी को जो पसंद आएगा हम वो ले लेंगे, आप बस साड़ियाँ दिखाइए। अरे लेकिन ननद जी, इसकी क्या जरूरत है? ऐसे कैसे जरूरत नहीं है? आप मल्होत्रा खानदान की बहू है, इन कपड़ों में अच्छी थोड़ी ना लगोगी। फिर दोनों नंदे संजना को नए महंगे और अच्छे कपड़े दिलाती हैं। भाभी आप ये टॉप भी ले लीजिए, आप पर बहुत अच्छा लगेगा। क्या टॉप मैं पहन सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, भले ही आपका ये ससुराल हो, लेकिन आप यहाँ हर चीज वो कर सकती हैं जो आप चाहे। एक आज का दिन है और एक तब। हर रोज नई शॉपिंग करती है, अब पुराने कपड़े किसी गरीब को दे देना। अरे किसी भिखारी को देने की क्या जरूरत है? ये है ना अपने घर की नौकरानी, इसे ही दे दीजिए। फिर संजना को अपनी बहन के पुराने कपड़े ही पहनने पड़ते हैं। क्या हुआ भाभी, आप कहाँ खो गई? नहीं 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 नहीं, कहीं नहीं। इसके बाद तीनों देर रात तक शॉपिंग करते हैं और फिर रात के 10 बजे तक घर लौटते हैं। सुनो, कहाँ जा रही हो तुम? वो किचन में जा रही हो रात का खाना बनाने। गरीब लोग गरीब सोच, जब इतनी देर हो गई है तो खाना बनाने की क्या जरूरत है? तुम आराम करो, हम खाना बाहर से ऑर्डर कर देते हैं। फिर निशिता सभी की पसंद पूछ कर उनकी पसंद का खाना ऑर्डर करती है और सभी खाना खाते हैं।
मेरे ससुराल वाले कितने ज्यादा अच्छे हैं। मायके में तो मुझे बाहर का खाना खाने में भी रोक टोक लगाई जाती थी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। अब इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और फिर एक दिन दोपहर में बालकनी में। यार कितने साल हो गए हम लोग मिले नहीं है। अब ना कुछ दिनों बाद मैं तेरा चेहरा भी भूल जाऊंगी। मायके में तो तुम मिलती नहीं थी, कम से कम ससुराल में ही मिल ले। अरे नहीं यार, इस तरह कैसे आ जाऊं, मैं नहीं आ सकती। तभी वहां सिद्धांत आता है। क्या हुआ, कहाँ नहीं जा सकती और क्यों नहीं? वो दरअसल देखो, तुम्हारी जो फ्रेंड है वो तुम्हें बुला रही है और तुम जाओ और उनसे आराम से मिलकर आओ। तुम्हें इस बात की पूरी परमिशन है और इसमें परमिशन की बात भी नहीं है। सिद्धांत की बात सुनकर संजना पहली बार अकेले घर से बाहर अपने दोस्तों से मिलने जाती है। लगता है आज तो सूरज पश्चिम से उगा है जो आप हमसे मिलने आ गई। अरे नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। मेरे ससुराल वाले कितने अच्छे हैं, उन्होंने अकेले बाहर जाने की मुझे परमिशन दी थी। फिर ये सोचते सोचते संध्या अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करती है और शाम होते होते वापस घर लौट आती है। फिर एक दिन, काफी दिन हो गए हम लोग कहीं बाहर घूमने नहीं गए। हाँ सही कह रहे हैं आप, घर काम में ही सभी उलझे रहते हैं। तो फिर प्लान बनाइए ना पापा, इस वीकेंड कहीं चलते हैं। हाँ सही है, इसी बहाने उनका छोटा सा हनीमून हो जाएगा। ये सुनकर संजना हल्का सा शर्मा जाती है। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, अगर फैमिली साथ होगी तो ज्यादा मजा आएगा। तो तेरा कल सुबह सब साथ में बाहर घूमने जाएंगे। अगले दिन पूरा परिवार बाहर घूमने के लिए निकल जाता है। होटल पहुंचकर सभी अपने अपने कमरों में तैयार होने लगते हैं। संजना, तुम अभी भी वही पुरानी साड़ी पहनोगी? जी मुझे तो ठीक लग रही है। तो हाँ, मैं तो भूल ही गई थी तुम गरीब हो ना। तो फिर तुम्हें तो ये फटी साड़ी भी अच्छी लगेगी, लेकिन मेरी मानो तो जीन्स टॉप पहन लो, तुम पर ज्यादा अच्छा लगेगा। मैं खुद भी जीन्स टॉप पहन रही हूँ। निशिता अलमारी से एक सुंदर वॉच निकालकर संजना की तरफ बढ़ाती है। देखो, अब तुम इस घर की बहू हो, अच्छे लोगों के बीच हो, थोड़ा खुद को भी बदलो। क्या मैं सच में पहन सकती हूँ? बिल्कुल भाभी, आप पर बहुत अच्छी लगेगी। संजना मुस्कुराते हुए वॉच पहन लेती है। आप सब सच में कितने अच्छे हैं। इसके बाद सभी बाहर घूमने निकलते हैं, पहाड़ियों पर फोटो खिंचवाते हैं और खूब मस्ती करके कुछ दिनों में वापस लौट आते हैं। इसी तरह फिर एक दिन, ये इकोनॉमिक्स का न्यूमेरिकल समझ ही नहीं आ रहा है, कल एग्जाम है। अरे शांत हो जा, फिर से ट्राई कर। तभी संजना कॉफी लेकर अंदर आती है। ये लो कॉफी। क्या हुआ निकिता? भाभी, ये डिमांड सप्लाई वाला सवाल सॉल्व ही नहीं हो रहा है। संजना किताब देखती है और तुरंत पेन उठा लेती है। पहले ये फॉर्मूला लगाओ, फिर यहाँ से वैल्यू निकालो, देखो हो गया। फिर संजना निकिता को बताते बताते, अरे भाभी सही आ गया। आपको इतनी अच्छी इकोनॉमिक्स आती है? जब आपका 12th में इतना अच्छा रिजल्ट था तो आपने आगे पढ़ाई क्यों नहीं की? संजना चुप हो जाती है। भाभी, कल मेरा पेपर है, आप मुझे पढ़ा दीजिए ना। ठीक है, आज मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। फिर रात भर संजना निकिता को पढ़ाती है और अगले दिन निकिता जब एग्जाम देकर लौटती है, भाभी आपने जो पढ़ाया था वही सब आया। तभी शिवम ट्रॉफी लेकर आता है। ये देखिए, 12th टॉप करने की ट्रॉफी। बहू, तुमने 12th टॉप किया था, फिर पढ़ाई क्यों छोड़ी? तुम्हें तो स्कॉलरशिप भी मिल जाती। संजना की आंखें भर आती हैं। आप लोगों को मेरे मायके के बारे में पता ही है, वहाँ खाने पीने और कपड़ों से लेकर पढ़ाई के लिए भी बंदिशें थी, वरना मैं तो अपना सपना पूरा कर वकील बनना चाहती थी। अब हम है ना? हाँ मैं हूं ना, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम फिर से पढ़ाई शुरू करो। अरे नहीं नहीं, इस तरह शादी के बाद। अरे तो क्या हो गया बहू, वैसे भी निकिता और तेरा एडमिशन साथ में ही कॉलेज में करवा देंगे। भले तेरे मायके में तुझ पर रोक टोक लगाकर तेरे पंख काट दिए गए, लेकिन तू ससुराल में अपनी उड़ान भर सकती है। हम तुझे नहीं रोकेंगे, तू अपना सपना पूरा कर। भाभी, आप जरूर वकील बनोगी। संजना हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला देती है। अगर आप सब साथ हैं तो मैं फिर से पढ़ना शुरू करूंगी। मैं इसे दिन भर गरीब कहकर ताना मारती थी, जबकि सच्चाई तो कुछ और ही थी, इसलिए अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। इसके बाद निशिता भी संजना का साथ देने लगती है और संजना का एडमिशन कॉलेज में करवाया जाता है। पहले दिन जब संजना कॉलेज जा रही थी तब, अरे देखो तो, बेटी कॉलेज जा रही है और साथ में बहू भी। भला कोई बहू को इतनी छूट देता है क्या? आज कॉलेज, कल नौकरी, फिर हाथ से निकल जाएगी। यह सुनकर संजना घबरा जाती है और कदम पीछे कर लेती है। मम्मी जी, मेरी वजह से आपको कितने ताने सुनने पड़ रहे हैं, मैं शायद कॉलेज ना जाऊं। सावित्री आगे बढ़ती है और पड़ोसियों की तरफ देखती है। जब मेरी बेटी पढ़ सकती है तो मेरी बहू क्यों नहीं? लेकिन बहू बेटी में फर्क कैसा? दोनों की उम्र एक जैसी है, पढ़ाई पर दोनों का हक बराबर है। बहू तू टेंशन मत ले, लोग तो कहते रहेंगे। फिर संजना कॉलेज चली जाती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और संजना का एग्जाम आ जाता है।
देवरानी जी वकील बनने की तैयारी कर रही है, हमें उनका साथ देना चाहिए। ये कॉफी ले जाइए। सिद्धांत कॉफी लेकर कमरे में आता है। लो थोड़ा ब्रेक ले लो। किताबें पढ़ रही संजना कप पकड़ लेती है और सिद्धांत